हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री की। यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है वो पहला चैप्टर है जो हम लोग ज्योमेट्री के पोर्शन में पढ़ने जा रहे हैं और ये टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसकी मैंने लाइव क्लास ऑलरेडी ले रखी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो आपको इसके कंसेप्ट से रिलेटेड बना लेना ज़रूरी है ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं एक छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड की। ये जियोमेट्री जो है मतलब इसको यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहते क्यों हैं? एक साइंटिस्ट थे एंशियंट टाइम में, साइंटिस्ट नहीं हम बोलेंगे उनको, एक मैथमेटिक्स के टीचर थे अलेक्जेंड्रिया में। ओके, एंड अलेक्जेंड्रिया है इजिप्ट में। ठीक है, यूक्लिड जो थे वो एक मैथमेटिक्स टीचर थे अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में है। इन्होंने क्या किया, ये ज्योमेट्री तो बहुत पहले से ही रही है, हमारे एंशियंट टाइम से ही रही है। इसका यूज़ रहा है, जैसे हम लोग हमेशा प्रॉपर्टी डीलिंग थी ही हमारी सोसाइटी में, प्रॉपर्टी से लोग रिलेटेड थे, तो प्रॉपर्टी डिवीज़न की जब भी बात आती थी तो वहाँ पर जियोमेट्री का यूज़ होता था। एंड जियोमेट्री का जो वर्बल मीनिंग होता है, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ अर्थ के लिए जियोमेट्री का यूज़ होता है और एंशियंट टाइम से ही जियोमेट्री का यूज़ होता आ रहा है। यूक्लिड ने क्या किया, वैसे इधर उधर बिखरे बिखरे पार्ट्स में थे बहुत सारे टर्म्स ज्योमेट्री से रिलेटेड, बट यूक्लिड ने उन सारे ही टर्म्स को ऑल टुगेदर कलेक्ट कर लिया और उनको कलेक्ट कर कर एक बुक बना दी। और उस बुक का नाम क्या रखा उन्होंने? उस बुक का नाम उन्होंने रखा एलिमेंट्स। उन्होंने जो ज्योमेट्रिकल टर्म्स को कलेक्ट करके एक बुक में सेट किया, उस बुक का नाम उन्होंने रखा एलिमेंट्स। और इसमें टोटल 13 चैप्टर्स रखे उन्होंने। ओके, इन दिस बुक ही जस्ट प्लेस्ड टोटल 13 चैप्टर्स। और बाद में ये 13 चैप्टर्स मीन्स एक चैप्टर पर बुक बन गया, मीन्स सारे ईच चैप्टर कॉल्ड अ बुक, हर एक चैप्टर एक बुक कहा गया। ओके, इन्होंने क्या किया था, यूक्लिड ने क्या किया था कि कुछ स्टेटमेंट्स जो है लेट कर लिए थे, अज्यूम कर लिए थे। स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जो कि या तो सही ही होंगे या तो गलत ही होंगे। उसमें हाँ सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, ऐसी वाली कंडीशन नहीं होगी। या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। ओके, जैसे बात हम करें कि आज बारिश होगी, इस बारे में अगर हम बात करते हैं कि आज बारिश होगी, तो हो सकता है हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है। बट अगर हम कोई भी 5 रुपीज़ का कॉइन देते हैं आपको और कहते हैं कि ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, तो ये बात सही है। 5 रुपीज़ का कॉइन है, तो हमने आपसे पूछा ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, तो इट इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, तो जो बात सही है ही वो हो जाता है हमारा स्टेटमेंट। या फिर गलत हो, अगर हमने आपको 10 रुपए की नोट दी और हमने आपसे कहा नहीं ये 100 रुपए की नोट है, तब तो ये बात पूरी गलत ही है ना। ऐसे सेंटेंसेस जो या तो सही हों या तो पूरे गलत हों, वो हो जाते हैं हमारे स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सेंटेंसेज विच आर ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स आर सेड एज स्टेटमेंट। देन जो यूक्लिड थे, इन्होंने 2 टाइप के सेंटेंसेस को लेट किया, मीन्स अज्यूम किया, उन्होंने माना। और वो टाइप कौन से थे? एक्सियोम्स और पोस्टुलेट। उन्हीं को क्या बोलते हैं? एक्सियोम और पोस्टुलेट। एक्सियोम जो था वो क्या था? ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे अजम्पशंस जो कि लॉजिक्स के लिए यूज़ होते थे, या फिर हम लोग उसका यूज़ अलजेब्रा में करते थे। जैसे हम लोग अलजेब्रा में कहते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो हम लोग दोनों साइड क्यों करते हैं? यही आपका एक्सियोम है कि हमें जो काम लेफ्ट हैंड साइड में करना है वही काम राइट हैंड साइड में करना है, बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, ऐसे और भी लॉजिक्स हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं। वो सारी चीज़ें आती हैं आपके एक्सियोम में। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हम लोग किसी लॉजिक में या अलजेब्रा के केसेस में करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियोम। देन बात आती है पोस्टुलेट की, क्योंकि उन्होंने 2 टाइप के सेंटेंसेस अज्यूम किए थे, एक एक्सियोम और दूसरा पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं जियोमेट्री में। ओके, पोस्टुलेट्स आर द सेंटेंसेस विच और स्टेटमेंट्स विच आर यूज इन द जियोमेट्री। ओके, इन दोनों को कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। दीज स्टेटमेंट्स आर सेल्फ सफिशिएंट, इनको हमें प्रूव करके दिखाना नहीं होता। बट तीसरी चीज जो आती है जिसके बारे में जियोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज है, दैट इज थ्योरम्स।
ज्योमेट्री में आपके बहुत सारे थ्योरम्स आपको पढ़नी पड़ती हैं। सो थ्योरम क्या होती है? ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको हमें प्रूव करके दिखाना होता है, हमें सॉल्व करके दिखाना होता है कि कैसे कैसे ये हम लोगों ने शो किया है, वो स्टेटमेंट्स जो होती हैं आपकी थ्योरम्स होती हैं। एंड थ्योरम ऑलवेज रिक्वायर अ प्रूफ। ओके, सो ये बात हो गई हमारे यूक्लिड के जो टर्म्स यूज हुए हैं। अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स की। सो there are 7 axioms of Euclid. Okay, so first देखिए, things which are equal to the same thing are equal to one another. इसका मतलब होता है जो चीजें इक्वल हैं सेम थिंग से are equal one another. इसको हम देखेंगे अभी। So according to first axiom अगर हम बात करें, things which are equal to one another we means A is equals to if B and A is also is equals to C. ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। देखिए ये बी जो है इक्वल है ए के एंड सी जो है वो भी क्या है? इक्वल ए के। तो ये क्या हो जाएगा? बी और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। इट इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एक्सियोम्स एंड इन एक्सियोम्स को आपको एज इट इज लर्न करना होता है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं आपसे कि राइट डाउन द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ थर्ड एक्सियोम ऑफ यूक्लिड। ओके, सो आपको ये लर्न करना होगा। तो पहला एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें सेम थिंग के इक्वल है वो आपस में भी इक्वल हो जाएंगी, जस्ट लाइक दिस वन। देन नाउ जस्ट सी द सेकेंड एक्सियोम, इफ equals are added to the equals the wholes are equal। मीन्स दो चीज़ें इक्वल है। ये फर्स्ट एक्सियोम के बारे में हमने बात की और ये हमारा सेकेंड। जैसे हमने कहा ए और ये दोनों ए इक्वल है ए के, तो हम लोग अगर इसमें दोनों ही साइड बी ऐड कर दें, सेम थिंग मीन्स इफ इक्वल्स आर, देखिए बी दोनों साइड ऐड करें ना, इक्वल ही है, दोनों साइड इक्वल। दो इक्वल चीज़ों में जब हम ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, होल्स आर इक्वल, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? इक्वल। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें, सो अगर यहाँ पर 5 है और ये भी 5 है, यहाँ भी 2 ऐड करें, 5 और 5 इक्वल होता है, और यहाँ भी 2 ऐड करें, 2 और 2 दोनों ही सेम है, तो क्या आएगा? होल। जो रिजल्ट आया वो भी क्या आया? 7, विच इज इक्वल। ओके, then just see the third axiom, if equals are subtracted from the equals the remainders are say equal। ये भी सेकंड के ही जैसा है कि अगर दो इक्वल चीज़ें हैं, जैसे 9 और 9 है, अगर इसमें से हम दोनों में से क्या करेंगे? 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5, तो देखिए क्या आएगा? 4 इज इक्वल्स टू 4। मतलब अगर सेम चीज दो इक्वल चीजों में से सब्ट्रैक्ट की जा रही है तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वो भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। ओके, नाउ जस्ट सी द फोर्थ वन, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, मतलब कवर अप कर लेती हैं, ओवरलैप कर लेती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं? आपस में इक्वल। जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, ये एक है ए बी और एक ये दूसरा है पी क्यू। ठीक है, अगर हमने इस ए बी को उठाकर इस पी क्यू को उठाकर ए बी पर रखा और ये पूरा छुप गया, तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी विल बिकम इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, ए बी विल बिकम इक्वल्स टू पी क्यू। तो ये आपका फोर्थ एक्सियोम है कि थिंग्स विच कोइंसाइड मीन्स छुपा लेना, एक दूसरे को छुपा लेते हैं, वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। देन जस्ट सी द फिफ्थ एक्सियोम, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ये बहुत ही कॉमन बात है कि मतलब जो पूरा होता है किसी चीज़ का कंप्लीट, वो ग्रेटर होता है हमेशा पार्ट से। इसके लिए बहुत सिंपल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल पिज़्ज़ा से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है कि अगर आपके पास इतना बड़ा पिज़्ज़ा है और ये पूरा होल पिज़्ज़ा है, ठीक है, इसमें से इतना 1/4 स्लाइस आपने निकाल दी, सो आप खुद देख सकते हैं यहाँ कंपेयर करके कि विच इज़ ग्रेटर, ये पूरा ग्रेटर बड़ा है या ये छोटा बड़ा है। तो दिस इज द ग्रेटर, मीन्स जो होल होगा, दिस कंप्लीट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस पार्ट। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जो होल होगा, जो कंप्लीट थिंग होगा किसी चीज़ का, वो हमेशा बड़ा होगा उसी के पार्ट से, किसी दूसरे के पार्ट से नहीं, उसी के पार्ट से। ओके, देन जस्ट सी द सिक्स्थ एक्सियोम, दैट इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जब कोई दो चीज़ें सेम हो, ये सिक्स्थ एक्सियोम है, जब कोई दो चीज़ें सेम हो, जैसे ए है इक्वल बी के, ठीक है, जब इन दोनों का हम डबल कर देंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। मीन्स जब कोई दो चीज़ें सेम होंगी तो उनका डबल भी जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ओके,
Then the seventh axiom is things which are halves of the same thing are equal to one another. Just like this one. जैसे यहाँ पर डबल करने को कहा गया था, यहाँ पर हाफ करने को कहा गया है कि दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं तो अगर उनका हम हाफ कर दें, उनको हम हाफ कर दें, तब भी वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल. तो ये आपका है सेवेंथ एक्सियोम. ओके, सो ये कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन है. इसके बाद हम पढ़ते हैं अभी यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. So Euclid's postulates, there are 5 postulates of Euclid. Okay, so इसमें जो सबसे पहला है, मैंने आपको बता रखा है कि जो postulates होंगे वो geometry से related होंगे. So यहाँ पर पहला postulate देखिए, a straight line may be drawn from any point to any other point. Okay, इसका मतलब है कि एक straight line जो है वो एक point से दूसरे point के बीच में draw की जा सकती है. Okay, a straight line may be drawn from any point to any other point. From any point to any other point, a straight line can be drawn. Okay, now just see the second one. A terminated line can be produced indefinitely. इसका मतलब terminated line का मतलब होता है line segment. line segment जो होता है वो part of line होता है. Okay, so line segment में दो end points होते हैं. So जो line segment होता है वो एंडलेसली प्रोड्यूस किया जा सकता है. इसको हम इधर भी एंडलेसली प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी एंडलेसली प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली. ओके, नाउ थर्ड वन इज A circle can be drawn with any center and any radius. ये भी आपको पता होगा कि एक कोई भी सर्कल हम किसी भी रेडियस से और कहीं पर भी सेंटर लेके बना सकते हैं. कोई भी सेंटर से और कोई भी रेडियस से, चाहे हम इतना बड़ा रेडियस लें, चाहे हम इतना बड़ा रेडियस लें, चाहे इट डिपेंड्स अपॉन अस. ओके, सो एक सर्कल को किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से ड्रॉ किया जा सकता है. देन द फोर्थ वन इज all right angles are equal to one another. सारे right angles, जितने भी right angles होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपस में equal होते हैं. अगर angle हमारा इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, doesn't matter. इसके साइड्स मैटर नहीं करते हैं. अगर हम इन दोनों को एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे तो ये एंगल दोनों का सेम होगा. ओके, सो सारे राइट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं. नाउ जस्ट सी द फिफ्थ पोस्टुलेट. ये थोड़ा सा लंबा है बट समझना इसको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. देखिए, वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे आप. इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस पे फॉल कर रही है. ये कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक ये स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है. ओके, देन line makes the interior angle on same side of it taken together less than two right angles. Okay, so इसके जो same side of interior angles बनेंगे, इस line के जो same side के interior angles बनेंगे जिनका sum less than two right angle होगा. two right angle का मतलब less than 180 डिग्री. ओके, जो भी एंगल आपका होगा यहाँ पर इन दोनों का सम वो क्या होगा, 180 डिग्री से लेस होगा. टू राइट एंगल का मतलब लेस देन 180 डिग्री होगा. ठीक है, सो जो दो को इंटीरियर एंगल्स होंगे उन जिनके साइड में दोनों का सम जो होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 से लेस होगा, देन the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the angles taken together are less than two right angles. So इसका मतलब है कि जो जिधर साइड पे दोनों एंगल्स को ऐड करने पर मेजरमेंट 180 से लेस आएगा, उधर साइड की लाइन को जब हम एक्सटेंड करेंगे, एंडलेसली जब हम बढ़ाएंगे, तो वो आगे जाकर कहीं ना कहीं पर ज़रूर मिलेंगी. ओके, जब दो एक साइड की दो को इंटीरियर एंगल्स जिनका सम 180 से लेसर होगा, उनको हम जब एंडलेसली प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पर ज़रूर एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एज यू कैन सी हियर. ओके, अगर आप इस साइड को प्रोड्यूस करेंगे, आप देखिए इन दोनों का सम 180 से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये देखने से ही ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है. ओके, सो ये एक एक्यूट एंगल है, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो इट विल बिकम मोर देन 180 डेफिनेटली. ओके, सो आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमेशा ही बढ़ता जाएगा और ये कभी भी टच नहीं करेगा एक दूसरे को कहीं पर भी. ओके, सो ये आपका हो गया फिफ्थ पोस्टुलेट्स.
ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इनको मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ. सो सॉलिड क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई शेप होता है, साइज होता है, पोजीशन होता है और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव ऑन किया जा सकता है. ओके, सो सॉलिड एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम शेप, साइज, पोजिशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फिर बात आती है सरफेस की. सो सरफेस क्या होता है? कर्व्ड भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है. सो सरफेस वो होता है जिससे आपका सॉलिड बना होता है, वो फेस उसको बोलते हैं सरफेस, उस फेस को बोलते हैं जिससे सॉलिड बनता है. इसका सिर्फ इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है. देन इसके बाद बात आती है लाइन की. सो जो लाइन होती है इसमें केवल लेंथ होती है और इसकी विड्थ भी बिल्कुल नहीं होती है. लाइन में कोई भी विड्थ या फिर थिकनेस नहीं होती है, इसकी केवल लेंथ होती है और ये इंडेफिनेटली मूव करती है. 7th पॉइंट पर भी मैंने लाइन यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इसको भी अभी बताते हैं. उसके बाद आता है, लाइन के बाद बात आती है पॉइंट की. सो पॉइंट क्या होता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है. इट एलोकेट्स पोजीशन. ठीक है, इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक A, B, C, any of the alphabetical letter we can use. Then line segment क्या होता है? जब दो पॉइंट को, एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट और इसकी डेफिनेट लेंथ होती है. मतलब इसकी कोई डेफिनेट लेंथ होगी जिसको हम लोग मेजर करके ड्रॉ कर सकते होंगे. ओके, एंड इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को, तो पी क्यू के ऊपर एक बार लगा देंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि पी क्यू क्या है, वो एक लाइन सेगमेंट है. देन इसके बाद बात आती है रे की. सो जो रे होता है वो वन डायरेक्शनल होता है, मीन्स एक पॉइंट उसका फिक्स होता है और दूसरा साइड उसका मूविंग होता है, इनडेफिनेटली मूव करता है वो इन्फिनाइट तक. ठीक है, इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती क्योंकि एक साइड बहुत ज़्यादा मूव करता है, कहीं तक भी जा सकता है, इन्फिनाइट अप टू एनी वैल्यू. देन इसको जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, वो होता है ए बी बार. अब ए बी बार से, सॉरी इट इज़ नॉट द बार, इट इज़ एरो. अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये फिक्स्ड है, एरो इधर साइड नहीं है. इसका मतलब ए जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है और बी जो है वो मूविंग है. हम इसको इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इस लाइन को. इसका मतलब होगा कि जो लाइन है हमारी वो ऐसी है, मीन्स ये बी है और ये ए है. ठीक है ना. सो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा. देन इसके बाद हम लाइन की बात करते हैं. जो लाइन होती है वो इन्फिनाइट पॉइंट्स से मिलकर बनती है. जब बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ आ जाते हैं तो वो बनाते हैं लाइन और ये इनडेफिनेटली दोनों ही डायरेक्शन में मूव करती है. इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ना ही इसकी डेफिनेट लेंथ होती है. ओके, देन इसके बाद बात आती है कोलिनियर पॉइंट्स की. सो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक लाइन पर ही लाई करें. ओके, सो द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम लाइन विल बी सेड एज द कोलिनियर पॉइंट. So it was all about the things which you have to go through in the chapter Euclid's Geometry. So I hope कि आपको मेरा बताया गया कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन सारे पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स को लर्न कर लीजिएगा.